अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। हमने क्या क्या पढ़ लिया? मेटाबॉलिज्म। अब सबसे पहले एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म। अब दवाई को बाहर निकालना है शरीर से, और उसमें मेजर ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व होता है? किडनी। कौन सा? किडनी। लेकिन लिथियम होता है वो किससे निकल जाता है? पसीने से निकल जाता है, स्वेट में भी निकल जाता है, और सलाइवा में भी निकल जाता है। लिथियम है वो किस किस में निकल जाता है? सलाइवा में और स्वेट। पसीने में भी निकल जाता है और सलाइवा में निकल जाता है लिथियम। तो लेकिन किडनी से कैसे होता है एक्सक्रीशन, वो बता देते हैं आपको। जैसे ये अपनी क्या है, ये अपनी किडनी है, नेफ्रॉन है। क्या है ये? नेफ्रॉन। अब ये यहाँ से ब्लड से क्या आएगी? ड्रग्स आएगी। ये ब्लड में क्या पड़ी है? ड्रग्स है, दवाई है। और दवाई किस में आ गई है? किडनी में। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो गया है इसका यहाँ पे। तो एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन क्रॉस कर रही है, एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन क्रॉस कर रही है। तो ये कौन सी दवाई होगी? लिपिड सोल्यूबल। लिपिड सोल्यूबल होती है वही तो एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकती है। तो क्या वाटर सोल्यूबल है वो नहीं आ पाएगी? वाटर सोल्यूबल भी आएगी। वो कैसे आएगी? यहाँ पे कुछ पोर्स होते हैं, उनके द्वारा कौन सी दवाई आ जाएगी? वाटर सोल्यूबल आ जाएगी। दोनों ड्रग्स आ गई हैं, वाटर सोल्यूबल भी आ गई हैं और लिपिड सोल्यूबल भी आ चुकी है। अब जो अपनी जो ये दवाई है वो किडनी में आ गई है, वाटर सोल्यूबल आ गई है, लिपिड सोल्यूबल आ गई है। लेकिन कुछ दवाई है, कुछ ड्रग्स है, वो क्या होती है? वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती है। उसे अपन कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो ये जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कौन सी ड्रग्स का होगा? एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन क्रॉस हो रही है, इसमें आएगी। तो एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन क्रॉस हो रही है, तो लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग्स होगी वो रीअब्जॉर्ब होगी। क्या होगी? लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग्स होगी वो तो क्या होगी? रीअब्जॉर्प्शन होगा उसका। और जो वाटर सोल्यूबल होगी वो यूरिन में निकल जाएगी। किस में निकल जाएगी? यूरिन में बाहर आ जाएगी। वाटर सोल्यूबल जो भी ड्रग्स होगी वो क्या आ जाएगी? यूरिन में आ जाएगी। लेकिन जो लिपिड सोल्यूबल है वो क्या कर जाएगी? उसका क्या हो जाएगा? दोबारा रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो अपनी नॉर्मल ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो रेट है वो कितनी होती है? 125 ml पर मिनट। ठीक है। और अगर अपने को निकालना हो कितने का? पर मिनट है ये, तो मिनट कितनी होती है? एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। इसे गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 7.5 लीटर आ जाएगा समथिंग। और अगर अभी किस में आ गया है? 7.5 लीटर पर हावर। क्या है? पर हावर। और इसको अगर अपन 24 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? लमसम 180 से 200 लीटर आ जाएगा पर डे। इतना सारा फिल्टर होके आता है एक दिन में, 180 से 200। और अपना यूरिन है नॉर्मली कितना निकलता है एक दिन में? 2 लीटर। तो ये बाकी सारा है ये कहाँ जाता है? 198 जो बच गया है वो कहाँ पे जाएगा? वो दोबारा क्या हो जाता है? रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है उसका। क्या हो जाता है? रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है।
रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, 2 लीटर यूरिन है वो बाहर निकल जाएगा। ये बात हो गई अपनी कौन सी, रीअब्जॉर्प्शन हो गया है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो गया है, अपन ने क्या देख ली। और जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो ड्रग्स होगी, तो इससे प्रोटीन तो निकल नहीं पाती है, तो वो भी नहीं निकल पाएगी क्योंकि प्रोटीन्स तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो वो फिल्टर नहीं हो पाएंगी। जिस दवाई की ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी वो कम फिल्टर होगी, क्या होगी, कम फिल्टर होगी। अब अपने को करना क्या है, अगर अपन ने मान लीजिए कोई पेशेंट को क्या दिया, एस्प्रिन दी, क्या दी, एस्प्रिन दी, तो जो एस्प्रिन है वो क्या है, एसिडिक ड्रग्स होती है। क्या होती है, एसिडिक ड्रग्स होती है, ठीक है। और अपन को मान लीजिए क्या करना है, जो लिपिड सोल्यूबल है उसको भी अपने को बाहर निकालना है। तो जो लिपिड सोल्यूबल हैं या एसिडिक ड्रग्स है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, किडनी का जो माध्यम है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, मीडियम को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए दवाई क्या है, एसिडिक है, तो इसका मीडियम अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एल्कलाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एल्कलाइन कर सकते हैं। और एल्कलाइन के लिए अपन एस्प्रिन के साथ क्या दे सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट दे देंगे तो इसका मीडियम कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। और जब मीडियम अलग अलग हो जाएगा तो क्या होगा, वो टूट जाएगी। और जो टूट जाती है वो आयोनाइज हो जाती है, जो आयोनाइज हो जाती है वो वाटर सोल्यूबल हो जाती है। जो वाटर सोल्यूबल होती है वो यूरिन में निकल जाती है। किस में निकल जाती है, यूरिन में निकल जाती है। तो एस्प्रिन है वो क्या है, एसिडिक ड्रग्स है। तो उसके लिए अपन जो यहाँ का जो मीडियम है वो क्या कर देंगे, एल्कलाइज कर देंगे, किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट दे देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। एस्प्रिन है वो क्या हो जाएगी, एस्प्रिन का वैसे कोई एंटीडोट नहीं है, अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो एस्प्रिन की, तो अपन क्या देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट ही देते हैं, जिससे क्या होता है, मीडियम है वो एल्कलाइज हो जाता है और ये वाटर सोल्यूबल हो जाती है और यूरिन के साथ बाहर निकल जाती है। अब ऐसे ही अपने पास एक दवाई और है, अपने नाम तो सुना ही होगा, एम्फेटामिन। ये दवाई क्या होती है, बेसिक होती है। क्या होती है, बेसिक होती है। अब इसको क्या बनाना अपने को, इसके लिए मीडियम क्या बनाना पड़ेगा, एसिडिक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एसिडिक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एसिडिक बनाना पड़ेगा। यूरिन को क्या बनाना पड़ेगा, एसिडिक बनाना पड़ेगा। तो एसिडिक बनाने के लिए अपन इसमें क्या मिलाएंगे, इसके साथ क्या देंगे, अमोनियम क्लोराइड। क्या देंगे, अमोनियम क्लोराइड देंगे, जिससे क्या होगा, यूरिन है वो क्या है, कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो ये जो अपनी दवाई है एम्फेटामिन वो क्या है, बेसिक है। और मीडियम अगर यूरिन को अपन क्या बना देंगे, एसिडिक बना देंगे, तो क्या होगा, फिर से ये दवाई क्या हो जाएगी, यूरिन में बाहर निकल जाएगी। क्या हो जाएगी, यूरिन में बाहर आ जाएगी, तो इसकी भी टॉक्सिसिटी नहीं होगी। तो अपन दो चीज़ देख ली हैं। तो सबसे पहले अपन देख लिया कि जो लिपिड सोल्यूबल होती है वो तो आसानी से चली जाती है मेम्ब्रेन क्रॉस करके, ये अपन ने पढ़ी रखा है। मेटाबॉलिज्म में अपन ने पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म का क्या कारण था, मेटाबॉलिज्म का भी तो यही कारण था कि उसको ड्रग्स को क्या बनाना है, वाटर सोल्यूबल बनाना है, एक्शन कम करना है। और मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन दोनों मिला के क्या कर रहे थे, एलिमिनेशन
तो इसलिए कुल मिला के ड्रग्स का जो एक्शन है वो कम करना है। ठीक है, अब अपने पास अपने दो चीज़ देखी, एस्प्रिन है, उसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो अपन यूरिन को कैसा बना देंगे, यूरिन को एल्कलाइन बना देंगे, एल्कलाइन बना देंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट दे देंगे उसको। और एम्फेटामिन की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो अपन क्या दे सकते हैं, यूरिन को कैसा बना सकते हैं, एसिडिक बना सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड देके, क्या देखिए, अमोनियम क्लोराइड देके बना सकते हैं। अब क्या होता है आगे देखो कि जो एसिडिक होती हैं और बेसिक होती हैं। अब जो एसिडिक है वो क्या होती हैं, सैचुरेट होती हैं। क्या होती हैं, सैचुरेट होती हैं। क्या होती हैं, सैचुरेट होती हैं। सैचुरेबल क्या होती हैं, सैचुरेबल होती हैं। ये सैचुरेबल क्या होता है, देखो ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है, गेट है, इससे एक बार में एक ही मॉलिक्यूल जा सकता है। ठीक है, क्या जा सकता है, एक ही मॉलिक्यूल जा सकता है इससे एक बार में। तो जैसे आपने पढ़ा होगा पेनिसिलिन है, अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन है वो क्या होती है, ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, शॉर्ट एक्टिंग होती है। तो इसको अपन क्या करते हैं, इसको रोकने के लिए अपन क्या देते हैं, पेनिसिलिन को रोकने के लिए प्रोबेनासिड देते हैं। क्या देते हैं, प्रोबेनासिड। प्रोबेनासिड देते हैं। प्रोबेनासिड क्या होता है, ये भी एसिडिक ही होता है। प्रोबेनासिड देते हैं, ये भी क्या होता है, एसिडिक होता है। तो अब ये भी आ गया यहाँ पे। अब इसने इस गेट को क्या दे दिए, पैसे दे दिए ज़्यादा, तो इसने कहा कि ये प्रोबेनासाइड ही जाएगा पहले। तो अब पेनिसिलिन है वो क्या हो गई, लॉन्ग एक्टिंग हो गई। पेनिसिलिन अब इससे जा नहीं सकती, अब क्या जाएगा, प्रोबेनासाइड ही जाएगा इससे सिर्फ। इसे अपन क्या कहते हैं, सैचुरेबल कहते हैं। और सैचुरेबल कहते हैं इसको। अब एक एग्जांपल और है अपने पास, जैसे ये अपना नेफ्रॉन है, इसके अंदर यहाँ पे कुछ चैनल होते हैं, यानी कि यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है, यानी कि जो दवाई यहाँ आई है वो वापस क्या हो सकती है, यहाँ पे सिक्रेट हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए मैंने दिए 200 mg दवाई, वो फिल्टर होके आ गई, अब वो यहाँ पे निकली कितनी, 250 mg निकली। कितनी निकली, 250 mg। इसको अपन क्या कहते हैं, क्लियरेंस। क्या कहते हैं, क्लियरेंस कहते हैं इसको। तो क्लियरेंस है वो कितना आया, 250 mg आया। कितना आया, 250 mg आया, यानी कि बढ़ के आया। तो बढ़ के आया तो मतलब इसमें क्या, कौन सा फैक्टर हावी है, ट्यूबुलर सिक्रेशन हुआ होगा, इसीलिए तो वो दवाई बढ़ के आई है, और कहीं से तो आ नहीं सकती। और अगर इसकी जगह ही मैं क्या दे दूँ इसको, इसकी जगह क्या दूँ, 250 mg दे दिया मैंने दवाई, और यहाँ पे कितना मिला क्लियरेंस, 200 mg मिला। कितना मिला, 200 mg। 50 mg कहाँ गया, 50 mg का क्या हो गया, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो गया। क्या हो गया, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो गया। रीअब्जॉर्प्शन ही होगा और तो कहाँ जाएगी दवाई। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है अपनी। तो ये हो गया अपना यहाँ तक क्या, एक्सक्रीशन हो गया दवाई का, दवाई बाहर निकल गई है। अब अपन इसमें कुछ कैलकुलेशन देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। क्या देखते हैं,
कुछ फॉर्मूले देखते हैं, जैसे कि रेट ऑफ एलिमिनेशन। क्या? रेट ऑफ एलिमिनेशन। रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है? आर। रेट एलिमिनेशन है उसको किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। रेट एलिमिनेशन वो होता है कि कितनी दवाई मेटाबोलाइज हो गई, कितनी बच गई, ये सब चीज़ें। तो एलिमिनेशन का मतलब तो मैंने बता ही दिया था, क्या था? मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन। तो रेट मान लीजिए आपने 100 mg दी, 100 mg गई है 4 घंटों में, तो रेट कितनी आ जाएगी इसकी? 25 mg, ठीक है, पर मिनट। तो लेकिन इससे पूरी इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं आती है कि कितनी बच गई है पीछे प्लाज्मा कंसंट्रेशन वगैरह। तो उसके लिए अपन क्या पढ़ते हैं? क्लियरेंस। क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेट अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। क्या होता है? प्लाज्मा कंसंट्रेशन। फिर अपन पढ़ेंगे टी हाफ। क्या पढ़ेंगे? टी हाफ, हाफ लाइफ, ठीक है। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693, या इसको 7 भी लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ का फॉर्मूला है क्या? 7 इंटू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। नहीं सॉरी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन नहीं होता है, क्लियरेंस होता है यहाँ पे। टी हाफ का जो फॉर्मूला है उसमें क्या है? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन क्लियरेंस। क्या है? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन क्लियरेंस है टी हाफ। और क्लियरेंस का फॉर्मूला है वो क्या है? रेट लिमिटिंग अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। और दूसरे तरीके से अपन क्लियरेंस कैसे निकाल सकते हैं? एक दूसरा तरीका भी अपने पास, ये मान लीजिए कोई ऑर्गन है अपना XYZ ऑर्गन, या आप इसको किडनी बना सकते हो सुंदर सी। क्या बना सकते हो? किडनी बना सकते हो आप इसमें। तो इस किडनी के पास आर्टरी आएंगी। आर्टरी है वो क्या लेके आएगी? ब्लड लेके आएगी। वेन है वो इसे क्या लेके जाएगी? ब्लड लेके जाएगी। तो आर्टरी में क्या आई भैया? दवाई आई 100 mg। ये दवाई लेके आई, 20 mg किडनी ने रख ली, 80 mg बाहर निकल गई। इसे अपन क्या कहते हैं? 80 mg जो बाहर निकली है उसी को अपन कहते हैं एक्सट्रैक्शन रेशियो। एक्सट्रैक्शन रेशियो, ठीक है। एक्सट्रैक्शन रेशियो, एक्सट्रैक्शन रेशियो। तो एक्सट्रैक्शन रेशियो है वो कितना है इसका? 80, ठीक है। 20 है वो किडनी के पास रह गया और 80 है वो बाहर आ गया है। तो अपने पास एक नया फॉर्मूला भी बन सकता है, जो क्लियरेंस आर्टरी के द्वारा जो लेके आएगी मात्रा और वेन के द्वारा। तो कंसंट्रेशन इन आर्टरी और कंसंट्रेशन इन वेन अपॉन टोटल कंसंट्रेशन इन आर्टरी। तो ये भी क्या है? क्लियरेंस। इसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपने पास एक क्लियरेंस का नया फॉर्मूला भी है। वो क्या आया है? वो ये आया है कि ये जो है एक्सट्रैक्शन रेशियो है, इसको अपन लिख सकते हैं ना ER इंटू ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो, ऑर्गन का जो ब्लड फ्लो है वो उससे गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? क्लियरेंस आ जाएगा अपने पास। हर ऑर्गन का, जिस भी ऑर्गन का आप निकाल रहे हैं क्लियरेंस, तो उसका ब्लड फ्लो होगा वो आप किससे गुना कर देंगे? एक्सट्रैक्शन रेशियो से आप गुना कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? क्लियरेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्लियरेंस मिल जाएगा। ये था अपना क्लियरेंस। तो रेट अपॉन क्या था? प्लाज्मा कंसंट्रेशन।
और एक फॉर्मूला आप ये भी याद कर सकते हो, लेकिन आपको वो ज़रूर याद रखना है, रेट अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन को ज़रूर याद रखना है। फिर है अपन पढ़ते हैं हाफ लाइफ। लाइफ ही आधी हो गई है, ठीक है। टी हाफ, तो टी हाफ है वो क्या होता है भैया, वो डोजिंग इंटरवल को बताता है। किसको बताता है? डोजिंग इंटरवल को बताता है कि दवाई कितनी बार लेनी है दिन में, ठीक है। मान लो एक दवाई है वो दिन में 4 बार लेनी पड़ रही है, तो एक दवाई दिन में 4 बार लेनी पड़ रही है, तो वो उसकी क्या है, 4 क्या है, फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अपने पास टी हाफ का अपन फॉर्मूला भी जानते हैं, क्या था टी हाफ का फॉर्मूला, वो साथ ही मान लेते हैं उसको, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन क्लियरेंस। ये तो था अपने पास टी हाफ का फॉर्मूला। तो टी हाफ में अपन पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जो कि अपन पहले केमिस्ट्री में पढ़ते थे 11th-12th में, अब अपन यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो एक पेशेंट ने 100 mg दवाई ली, वो आधी हो गई, तो ये जो टी हाफ है वो, और फिर आधी हो गई, तो यहाँ पे भी टी हाफ, फिर आधी हो गई, फिर टी हाफ, इसकी भी आधी हो गई, फिर टी हाफ। यानी कि जो टी हाफ है वो तो क्या आ रहा है, इसमें सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और ज़्यादातर जो दवाई होंगी वो किसको फॉलो करती हैं, फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट काइनेटिक ऑर्डर को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं, जीरो ऑर्डर को फॉलो, बहुत कम ड्रग्स हैं वो जीरो ऑर्डर को फॉलो करती हैं, फर्स्ट ऑर्डर को ज़्यादा फॉलो करती हैं। तो अपने पास इस पे जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा कि टी हाफ है, क्या है, टी हाफ बराबर क्या है, 6 हाफ। तो टी हाफ है वो क्या दर्शाता है, डोजिंग इंटरवल दर्शाता है। तो अब इसने पूछा है आफ्टर 1 डे रिमेनिंग, आफ्टर 1 डे रिमेनिंग कितनी रह गई। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं भैया, 24। 24 में आप किसका भाग दोगे, 6 का भाग दोगे ना, तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा ना। तो देख लो, एक ये रहा, 2 3 4, तो इसका रिमेनिंग्स कितना आ गया, 6.25। अब जो दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे आएगा कि टी हाफ तो है वो कितना है, 6 आवर, ये टी हाफ कितना है, 6 आवर, ये आफ्टर 1 डे, तो 1 डे में वापस कितना हुआ है, 24 आवर्स आ गया। अब की बार पूछ रहा है ये एलिमिनेशन, एलिमिनेटेड, क्या पूछ रहा है, एलिमिनेटेड दवाई कितनी चली गई। तो आप क्या कर दोगे, जो 100 थी उसमें से आप अगर 6.25 को घटा दोगे तो वो क्या आ जाएगी, एलिमिनेटेड हो गई दवाई, वो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी लगभग, घटा के देखो, 100 में से 6 गए तो सीधा सीधा कितना बच गया, 94। 94 तो 93.75, तो ये इसका एलिमिनेशन आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, एलिमिनेशन। अब पूछा गया है कि अपने पास, अब अपन पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के बारे में। किसके बारे में, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। अब अपने पास कुछ नहीं है, अब अपन पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। तो एक तरफ तो लिख लो क्या, और एक तरफ क्या लिख लो, जीरो।
क्या लिख दो, 0। फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, अगर 100 mg दे रहे हैं तो वही लिख लो। 1 घंटे में कितनी हो रही है, आधी हो रही है। फिर 1 घंटे में कितनी हो रही है, 50 की आधी हो जाएगी 25। फिर 1 घंटे में कितनी हो जाएगी, 12.5। फिर 1 घंटे में कितनी हो जाएगी, 6.25, यानी कि 1 हावर 1 हावर 1 हावर। ठीक है, टाइमिंग सेम है। फिर 0 ऑर्डर में क्या होगा, मान लीजिए आपने 100 दी है तो ये कितनी हो जाएगी, 80, और ये कितनी हो जाएगी, 60, और ये कितनी हो जाएगी, 40, और ये कितनी हो जाएगी, 20। क्या हो जाएगी, 20। तो इसके अंदर भी टाइमिंग है, वो क्या है, कांस्टेंट है, 1 हावर 1 हावर 1 हावर 1 हावर। इनके आधार पे अपन क्या निकालेंगे, एक अगला पेज और ले लेते हैं अपन, नहीं उसी पे कर लेते हैं। अब अपने को निकालना है रेट एलिमिनेशन। क्या निकालना है, रेट एलिमिनेशन। रेट एलिमिनेशन में क्या होता है, रेट एलिमिनेशन कैसे निकालेंगे, इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है, 100 है, तो ये आधी कितने में हो रही है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितनी हो गई, 50, ये कितनी हो गई, 25, ये कितनी हो गई, 12.5, ये कितनी हो गई, 6.25। तो जितनी ज़्यादा प्लाज्मा कंसंट्रेशन होती है उतना ही रेट लिम क्या होता है, जितनी इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा है उतनी प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी ज़्यादा कब होगी, जब इसकी मात्रा ज़्यादा है। परसेंटेज फर्स्ट ऑर्डर में तो क्या लिखते हैं, परसेंटेज में लिखते हैं। 0 ऑर्डर में किस में लिखते हैं, अमाउंट में लिखते हैं, अमाउंट में लिखते हैं। और इसको क्या लिखते हैं, परसेंटेज में लिखते हैं। तो ये 100% है तो इसका आधा कितना हो रहा है, 50%, यानी कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो समानुपाती होगी किसके, रेट एलिमिनेशन के प्लाज्मा कंसंट्रेशन समानुपाती होगी। 0 ऑर्डर में क्या हो रहा है, 0 ऑर्डर में तो समान ही टूटेगी। यहाँ कितनी टूटी, 20 20 20 20, यानी क्या आ रही है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो ये तो था अपना क्या, रेट एलिमिनेशन था। तो रेट एलिमिनेशन इसके अंदर तो क्या होता है, रेट एलिमिनेशन क्या है, कांस्टेंट। 0 ऑर्डर में क्या है, कांस्टेंट है। और फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, समानुपाती है। जितनी ज़्यादा परसेंटेज होंगी उतनी ज़्यादा प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसमें क्लियरेंस। क्या देखते हैं, क्लियरेंस। क्लियरेंस के लिए अपने पास क्या था, रेट अपॉन, अरे रेट अपॉन क्या था, क्लियरेंस के लिए अपने पास था रेट अपॉन वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन था कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन थी, नालायको प्लाज्मा कंसंट्रेशन थी। ये फॉर्मूला था। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन अभी अपन ने निकाल रखी है। रेट एलिमिनेशन का भाग दे दो इनमें, क्या करो, भाग, सॉरी ज़्यादा दे दिया भाग। क्या करना है, अब इसको डिवाइड करना है। क्या करना है,
डिवाइड करना है 25/50, 25, तो ये सारे क्या आ जाएंगे 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर में जो क्लियरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। इसमें तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, क्लियरेंस क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन जो अपना ये वाला पार्ट है इसमें क्या होगा, जीरो ऑर्डर में क्या होगा, अगर आप 100 का भाग ही दोगे इसमें 100 का भाग तोड़ देंगे, इसमें तो 80 का देंगे ना, इसका देंगे 80 का भाग देंगे इसमें, या 100 का देंगे, 100 का ही देंगे, 100 ही है। इसमें 80 का भाग दो, इसमें 60 का भाग दो, इसमें 40 का भाग दो, तो इसमें 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.20, 0.25, 0.33, 0.50। तो ये क्या होती है, देखो उल्टा हो रहा है ये तो, नीचे इसकी अगर अमाउंट है वो कम हो रही है तो ये क्या हो रहा है, क्लियरेंस बढ़ रहा है, तो क्लियरेंस क्या होगा, इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या होगी, क्लियरेंस के व्युत्क्रमानुपाती होगी। जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्लियरेंस कम होगा, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होगी तो क्लियरेंस बढ़ेगा। प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, क्लियरेंस कम होगा। ये अपने देख लिया, क्लियरेंस भी देख लिया, रेट एलिमिनेशन भी देख ली। अब अपना बच गया टी हाफ। क्या बच गया, टी हाफ। तो इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। अब अपना बच गया टी हाफ। अब अपन निकालेंगे इनमें टी हाफ। देखो जब 100 से 50 बन रहा है तो भी 1 घंटा लग रहा है, 25 से 12.5 बन रहा है तो भी 1 घंटा लग रहा है, और 50 से 25 बन रहा है तो भी 1 घंटा लग रहा है, 12.5 से 6.25 बन रहा है तो भी 1 घंटा लग रहा है। यानी कि इसमें क्या है, टी आप कांस्टेंट है। पहले में तो क्या है, कांस्टेंट है। इधर देखो, देखो इधर, देखो इधर, जीरो ऑर्डर में देखो, जीरो ऑर्डर में देखोगे तो 100 का आधा 50 होता है। कितना होता है, 50 होता है लगभग, यहाँ आएगा। तो यहाँ आने में टाइम कितना लगेगा, 1 घंटा ये है, 1 घंटा ये है, आधा घंटा ये है, तो 2.5 घंटा हो गया। अब जब 80 का आधा होगा तो कितना होगा, 40, 40 ये रहा। 40 को कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं। और जब 60 का आधा होगा तो 30, 30 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इसमें कितना लग रहा है, 1.5 घंटा। कितना लग रहा है, 1.5 घंटा। यानी कि टाइम में क्या है, वेरिएशन है। तो ये क्या होगा, समानुपाती होगा। टी आपकी क्या होगा, समानुपाती होगा, क्योंकि जब प्लाज्मा में ये जो अमाउंट है वो बढ़ती है तभी तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, तो जो टी हाफ है वो यहाँ पे क्या होगा, समानुपाती होगा। क्या होगा, टी हाफ समानुपाती होगा प्लाज्मा कंसंट्रेशन की। अब नेक्स्ट पेज पे अपन इन सबको लिख लेते हैं। जैसे कि अपन ने देखा फर्स्ट में क्या क्या हो रहा था और जीरो में क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले अपन ने रेट लिमिटिंग देखी थी, रेट एलिमिनेशन सॉरी। तो रेट एलिमिनेशन क्या था, पहले में प्लाज्मा कंसंट्रेशन के समानुपाती था। ये फर्स्ट क्या होता है, ये फर्स्ट इसकी पावर होती है, यानी कि घात। क्या बोलते हैं हिंदी में, घात बोलते हैं, ऑर्डर। तो यहाँ पे 1 होगी तो ये 1 हो जाएगी। किसी की 0 होती है तो वो 0 कांस्टेंट ही है, जितना होता है उतना ही आ जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो रेट एलिमिनेशन इसमें क्या था, कांस्टेंट। और फिर देखा था अपन ने क्लियरेंस। क्लियरेंस में क्या था, क्लियरेंस है वो फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, कांस्टेंट था। क्या था, कांस्टेंट। और यहाँ पे क्या था, व्युत्क्रमानुपाती। प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या थी, व्युत्क्रमानुपाती। और फिर अपन ने देखा था टी हाफ। तो यहाँ पे टी हाफ क्या थी, कौन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या थी, कांस्टेंट। और इसमें क्या थी, समानुपाती। प्लाज्मा कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर में क्या थी, समानुपाती थी। बस ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो जीरो ऑर्डर की दवाइयाँ हैं वो कमी होती हैं। तो जीरो ऑर्डर में कौन कौन सी दवाई होती हैं वो देख लो। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में तो लगभग सारी होती हैं जो अपन यूज करते हैं। जितनी भी दवाइयाँ हैं मोस्टली किस में आती हैं, जीरो ऑर्डर में आती हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हैं वो पहली तो है वारफरीन। वारफरीन एल्कोहल, कितना मर्जी कितना ही पी लो, ये भी क्या जीरो ऑर्डर है। थियोफाइलिन, 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 एल्कोहल, वारफरीन, टोलब्यूटामाइड, टोलब्यूटामाइड, मुझे टोलब्यूटामाइड, फिनेटोइन, फिनेटोइन, ये सब क्या है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिए अपन ने, जीरो ऑर्डर भी पढ़ लिए अपन ने। अब अपन एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं इसके अंदर कि अपन ने जैसे मान लीजिए एक पेशेंट को कोई ड्रग्स दी और उसकी बॉडी में एंजाइम है वो कितनी, इसकी बॉडी में एंजाइम है 2 लाख, 2 लाख में 2 लाख है। ठीक है, तो 2 लाख हैं, अपन ने मान लीजिए 2000 mg क्या दी, कोई गोली दी। तो इसको इनएक्टिव करने के लिए कितने आएंगे, एंजाइम भी कितने आ गए, 2000 आ गई। और ये इसको 1 घंटे में कर देंगे। 1 घंटे में क्या कर देंगे, इसको मेटाबोलाइज कर देंगे। ठीक है, 200 mg दी, ऐसे ऐसे करते आप जाओगे। तो अगर एक टाइम पे अगर आप 2 लाख भी अगर दवाई दोगे तो वो मेटाबोलाइज हो जाएगी। लेकिन आपने अगर 2.5 लाख दे दी तो अब वो एंजाइम सिर्फ 2 ही लाख को करेंगे। ये जो 50,000 जो ऊपर दिए हैं उनको ये नहीं करेंगे। इसको अपन बोलते हैं सैचुरेशन काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन ऑफ काइनेटिक्स। ठीक है, सैचुरेशन ऑफ काइनेटिक्स। ऑफ काइनेटिक्स। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। एस्प्रिन, नाम तो सुना ही होगा आपने, एस्प्रिन तो बहुत सुन लिया है। एस्प्रिन है वो क्या होती है, एंटी प्लेटलेट होती है। क्या होती है, एंटी प्लेटलेट होती है। फीवर में भी दे देते हैं अपन, पेन में भी दे देते हैं अपन, और इन्फ्लामेशन में भी दे देते हैं अपन, है ना। तो एंटी प्लेटलेट के रूप में अगर देते हैं तो 500 mg दी मान लो, 1000 दी फीवर में, 2000 दे दी पेन में, 5000 दे दिए अपन ने इन्फ्लामेशन में। और अपने पास एंजाइम है वो कितना है, 2500 है। कितना है, 2500। तो ये क्या होंगे, ये सब तो क्या होंगे, फर्स्ट ऑर्डर होंगे। यहाँ तक तो 2000 तक तो क्या होंगे, फर्स्ट ऑर्डर होंगे। अब ये जो 5000 है, अब ये जो 5000 है ये इसको
क्या नहीं कर पाएंगे, इसके जो 2500 बचे हुए हैं मॉलिक्यूल्स उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये किस में आ जाएगी, जीरो ऑर्डर में। किस में आ गई, जीरो ऑर्डर में आ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद में 2500 और आ जाएंगे तो वो इसको मेटाबोलाइज कर देंगे। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ये जीरो ऑर्डर से किस में बदल गई, फर्स्ट ऑर्डर में आ जाएगी। ठीक है, तो जो जीरो ऑर्डर में होती है वो फर्स्ट ऑर्डर में भी बदल जाती है। तो इसको अपन कह देंगे सूडो जीरो ऑर्डर काइनेटिक बोलते हैं इसको। ठीक है, सूडो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बोलते हैं। तो ये था अपना क्या, एलिमिनेशन कंप्लीट हो गया। एलिमिनेशन सॉरी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने देखा कि जो लिथियम है वो तो किसी स्वेट और सलाइवा से ही बाहर निकल जाता है। फिर अपन ने बताया कि जो ड्रग्स लिपिड सोल्यूबल होती है वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन को आसानी से क्रॉस कर जाती है, और जो वाटर सोल्यूबल होती है वो पोर्स के द्वारा किडनी में आ जाती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के द्वारा आ जाती है। और नॉर्मल ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या होती है, 125 ml पर मिनट होती है। तो एक दिन में आदमी 2 लीटर यूरिन निकालता है। तो जो लिपिड सोल्यूबल होती है वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाती है, वाटर सोल्यूबल होती है वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाती है। और अगर अपने को क्या बनानी है उसको, उसका मीडियम यूरिन, मान लीजिए कोई दवाई है एसिडिक, उसकी अगर क्या हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो अपन यूरिन को क्या बना देते हैं, एल्कलाइन यूरिन बना देते हैं। जैसे कि अपन सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, यूरिन एल्कलाइन हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, दवाई वाटर सोल्यूबल हो जाएगी और वो यूरिन से बाहर हो जाएगी। ऐसे ही एसिडिक है तो उसको अपन क्या बनाएंगे, सॉरी बेसिक दवाई होगी तो उसको क्या बना देंगे, यूरिन को एसिडिक बना देंगे अमोनियम क्लोराइड के द्वारा। तो वो भी क्या हो जाएगी, वाटर सोल्यूबल हो जाएगी, बाहर आ जाएगी यूरिन के माध्यम से। तो किडनी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। दवाई कई बार वापस किस में चली जाती है, किडनी में चली जाती है। फिर अपन ने देखा था एसिडिक और बेसिक है वो सेचुरेबल स्टेट भी देखी थी। पेनिसिलिन वाला एग्जाम्पल लिया था अपन ने। पेनिसिलिन होती है वो शॉर्ट एक्टिंग होती है, उसको लॉन्ग एक्टिंग कैसे बनाया जाता है, प्रोविना साइड देते हैं उसके अंदर, तो उससे क्या हो जाती है, वो लॉन्ग एक्टिंग हो जाती है। फिर सेचुरेबल जो चैनल होते हैं वो प्रोसिनामाइड को क्या करते हैं, ज़्यादा जाने देते हैं, तो पेनिसिलिन जा नहीं पाती है, पेनिसिलिन एक्सक्रीट नहीं हो पाती है, इसलिए क्या हो जाता है, वो लॉन्ग एक्टिंग हो जाती है। और फिर अपन ने देखे कुछ फॉर्मूले देखे हैं, रेट एलिमिनेशन, फिर अपने क्लियरेंस देखा, फिर अपने टी हाफ देखा, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर देखा। तो ज़्यादातर दवाइयाँ होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती हैं। इसमें जो कांस्टेंट है, फ्रैक्शन है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि परसेंटेज है वो कांस्टेंट होता है। और जीरो ऑर्डर में अमाउंट कांस्टेंट होती है, अमाउंट में मापते हैं उसको। फिर अपन ने देखा कि जो रेट एलिमिनेशन है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है फर्स्ट ऑर्डर में, और जीरो ऑर्डर में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फिर अपन ने देखा क्लियरेंस में क्या होता है, क्लियरेंस में प्लाज्मा कंसंट्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर में तो कांस्टेंट होती है, और जीरो ऑर्डर में क्या होती है, विकर्मानुपाती होती है प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्लियरेंस के। और फिर अपन ने देखा टी हाफ का फॉर्मूला भी देखा था, 0.693 इंटू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन क्लियरेंस देखा था। और क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या था, रेट लिमिटिंग अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से अपन ने और एक और देखा था क्लियरेंस का फॉर्मूला, एक्सट्रैक्शन रेशियो जो कि इनटू ब्लड फ्लो, वो भी क्लियरेंस का फॉर्मूला था। और फिर अपन ने क्या देखा लास्ट में कि कितने एंजाइम सेचुरेशन काइनेटिक्स, उसके अंदर देखा कि जितने एंजाइम होते हैं उतने मॉलिक्यूल्स दवाई के होते हैं तो वो टूट जाती है। जब एंजाइम ही कम रह जाते हैं और दवाई के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उस स्टेट को अपन क्या कहते हैं, सेचुरेबल काइनेटिक्स कहते हैं। जैसे कि अपन ने एस्पिरिन का एग्जाम्पल लेके समझाया था, ये जो अभी दिख रहा है ये एग्जाम्पल, ये अपन ने देखा था। तो इस तरीके से अपन ने क्या कर लिया, एक्सक्रीशन कर दिया और कुछ फॉर्मूले भी पढ़ डाले। अगली क्लास में अपन देखेंगे फार्मेकोडायनेमिक्स। तो ये काइनेटिक्स के चारों चीज़ें हो गई हैं, एब्जॉर्प्शन हो गया है, मेटाबॉलिज्म हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन।
जो अपन ने शुरुआत में देखा था ADME, ये सब हो चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? फार्माकोडायनेमिक्स, जो कि क्या बताती है, पूरी फार्माकोलॉजी में काम आएगी। ड्रग्स ने बॉडी के साथ क्या किया। और अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था? फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी कि बॉडी ने ड्रग्स के साथ क्या किया था, वो चीज़ अपन ने पढ़ी थी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फार्माकोडायनेमिक्स के साथ।